राजनांदगांव चूंकि कृषि है और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही कि पॉलिटिकल रूप से भी बहुत डिसबैलेंस्ड है ये जिला, फिर भी क्या कुछ लगा आपको इतने दिनों में, बताएंगे प्लीज। हेलो, सबसे पहले बहुत धन्यवाद वो पूरे बंसल न्यूज ग्रुप का। जहाँ तक आपने बताया, दो सवाल आपने पूछे हैं, राजनांदगांव जिला और उसके बाद धान खरीदी का जो एक्सपीरियंस रहा। तो निश्चित रूप से राजनांदगांव जिला 15 यहाँ से रहे और अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। पॉलिटिकली सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ की परिस्थिति को समझना और लोगों से समन्वय करना, जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से, मीडिया से और जनता से, ये इसका एक बैलेंस सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग रही यहाँ पे आके मेरे लिए। और वो किसी भी जगह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर आप समाज के चार हिस्से को समझ के उनके साथ बैलेंस बना पाते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि धान खरीदी में इस बार जिले में बहुत ही अच्छा काम किया, ये पूरी टीम का इसमें योगदान रहा और पिछली बार से ज़्यादा किसानों ने धान बेचा और हम लोगों ने अंतर राज्य यहाँ पे बॉर्डर होने की वजह से काफ़ी अच्छी कढ़ाई का काम भी हुआ, जिसकी वजह से सरकार के 350 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। और हरियाणा से कंपेयर करें तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आप उनके लिए एक कदम चलते हैं तो लोग आपको बहुत स्नेह, वो आपके लिए 4 कदम चलेंगे, आपको प्यार करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा, किसी भी जो व्यक्ति बाहर से काम करने के लिए आता है उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आप अपना पूरा दिल लगा के काम करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेलकमिंग साइन है। और अभी मेरे बाकी जो भी दोस्त पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ कैडर को अपनी प्रेफरेंस में आपको ऊपर भरना चाहिए। डीएफओ साहब, आपसे मेरा एक सवाल था कि पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें की जा रही, होम स्टे पॉलिसी लेकर अभी सरकार आ रही है, यहाँ पे डैम है उसमें भी काफी कुछ काम चल रहा है ट्रैकिंग का और बाकी एनजीओ की मदद से, वो क्या काम चल रहा है उसके बारे में डिटेल बताएंगे प्लीज। लास्ट ईयर हमने टांगपुरा डैम जो डोंगरगढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, जिसको धारा डैम के नाम से भी लोग जानते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग और कैंपिंग की शुरुआत की थी। वहाँ की जो जेएफएम समिति है उनके माध्यम से, और एक एनजीओ है जो हिमाचल में प्रोफेशनली ट्रैकिंग कराता रहा है, बट वहाँ जो लोग हैं डोंगरगढ़ के लोकल हैं, तो इससे उन लोगों को रोजगार मिला है, जेएफएम समिति वालों को रोजगार मिला है। और उधर कैंपिंग की जगह है, वहाँ पे जाने पे लोगों को जंगल से जुड़ाव भी हुआ है। मैं बताना चाहूँगा पिछले 1 साल में 15 से ज़्यादा हम ट्रैकिंग कैंपिंग करा चुके हैं और 5 कॉमर्शियल लेवल पे किए हैं। स्काउट गाइड आते हैं, वो भी उसमें भाग लिए हैं। मैम, आपसे एक सवाल था मेरा, चूंकि आप यहीं पढ़ी लिखी हैं, यहीं बड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ में नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलिज्म के बाद कोई दूसरा बहुत बड़ा मुहिम चलाने की जरूरत है, जिसको यहाँ के यूथ के लिए वो सबसे बड़ी बात है कि हम नशे के खिलाफ लगातार आंदोलन करें, लगातार आप कार्रवाई करें। नशे में चूंकि कार्रवाइयां काफी हुई है, रायपुर नजदीक है तो सुनाई आते रहते ही बार बार चीजें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ऐसा नहीं लगता कि नशे के खिलाफ और तेजी से और आक्रामकता के साथ काम करने की जरूरत है? मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। नशे एक बहुत ही बड़ी सामाजिक विपदा के तौर पे आज की डेट में उभर चुका है। इसके 2 मुख्य कारण हैं, एक तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड, और इसका एक प्रमुख कारण है कि अभी जो भारत की डेमोग्राफी में 15, 16 टू 21 ईयर्स की जो एज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई है। और विथ रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया और बाकी अन्य तरीके से जिस ढंग से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं और उनकी संगत भी कुछ हद तक बुरी होती जा रही है, जिसकी वजह से नशे के प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। पर एक बात जो है, मैं जब भी स्कूल वगैरह में भी जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ, और आज काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से मिला है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी माँ को देखना चाहिए। हमारे घर में हमारी माँ के पास भी इतनी सारी विपत्ति होती है, परेशानी होती है, लेकिन क्या कभी हमारी माँ नशे की लत में गई है क्या? हमारी माँ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है हमारे लिए। तो इतनी छोटी मोटी चीज़ों में आकर के हम कैसे नशे की ओर जा सकते हैं? तो इस चीज़ से हमें सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए और इस चीज़ को छोड़ना चाहिए। सप्लाई साइड में तो ऑब्वियसली
पुलिस बिल्कुल काम कर रही है। जहाँ भी इनके नेटवर्क है और जिस तरीके से अभी नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, तो उसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हुए जिस राज्य से नशे का कारोबार चल रहा है से लेकर जहाँ तक जा रहा था उस पर तो पुलिस कर ही रही है, पर किसी तरीके से एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हम सभी को, मीडिया में भी और प्रशासन के विभिन्न अंग जो हैं और पुलिस सभी मिल करके ये डिमांड साइड को हमको कैटर करना होगा। इसकी शुरुआत हमको कहीं ना कहीं स्कूली स्टूडेंट से करनी होगी। थैंक यू सर। किसी भी अधिकारी के लिए पहला जो जिला होता है वो उसका पहला प्यार होता है। राजनांदगांव पहला जिला है आपका सर, और चूंकि राजनांदगांव तो मुझे जब लगता है कि खेलों के लिए शुरू से दिग्विजय स्टेडियम मैंने देखा हॉकी की नर्सरी मानी जाती है। शुरुआत वहीं से करूंगा सर, क्योंकि यूथ है यहाँ का, खेल में आगे बढ़ना चाहता है। खेलों के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। राजनांदगांव खेलों की नर्सरी है, हॉकी की नर्सरी है। यहाँ से 3 जो यूथ हैं अपने अपने समय में इंडियन ओलंपिक टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चियां भारतीय टीम में जो खेल रही है वो यहाँ पे खेली हुई है। और यहाँ का जो एक वार्षिक जो टूर्नामेंट होता है उसमें देश भर के और पूरे भारत के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे खेलने। तो इस साल हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ नया स्वीकृत हुआ है यहाँ पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रयास से। उसके बाद बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए साई का एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बास्केटबॉल वो यहाँ पे खिलाते हैं। हमारा दिग्विजय स्टेडियम है, उसमें अलग अलग विधाओं में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग कोचिज के अंडर। और अभी इस क्षेत्र में मांग अनुरूप हम लोग नवागांव में एक सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा इस संभाग में। उसके अलावा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे बच्चों के लिए बॉक्स क्रिकेट बन रहा है। बहुत सारी जगह इंडोर स्टेडियम आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, हम लोगों ने स्कूल के जो ग्राउंड्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे डेवलप हो सके। हमने यहाँ के जो पीटीआईज हैं उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों का पढ़ाई का और खेल का एक बैलेंस है उसको बेहतर बना सके, और आने वाले समय में हम उसको और सरल रूप से तैयार करेंगे। डीएफओ साहब, तेंदुपत्ता योजना, आदिवासियों की मैं बात करूंगा चूंकि काफी इलाका यहाँ का आदिवासी बहुल है। तेंदुपत्ता बोनस वाली बात है। दूसरी बात है चरण पादुका योजना, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, डॉक्टर साहब की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी वो। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जानकारी देंगे सभी को? 2 मेजर निर्णय हुए हैं तेंदुपत्ता से संबंधित। एक, तेंदुपत्ता का जो दर वृद्धि हुआ है, पहले 4,000 रुपये था प्रति मानक बोरा, जिसे बढ़ा करके 5,500 मानक बोरा कर दिया गया है। प्रभाव यह हुआ है कि जैसे 2025 का सीजन है उसमें राजनांदगांव जिले के अंदर लगभग 19,000 संग्राहक परिवार हैं, जिनको 10 करोड़ 70 लाख के आसपास अनुमानित इतना राशि वितरण किया गया है। और चरण पादुका योजना स्पीकर सर के हाथ से ही राजनांदगांव में और इस क्षेत्र में उसका अभी फिर से पुनः शुरुआत की गई है। इसमें भी अनुमानित लगभग 19,000 लाभार्थी हैं जिनको चरण पादुकाएं वितरित की गई हैं। पहले जब जंगल में जाते थे तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए तो पत्थर कंकर ये सब चीज़ लग जाते थे और तकलीफ होती थी लोगों को। तो अभी जूता वितरण किया गया है और उससे पहन करके काफी लोग खुश हैं। मैम, चूंकि राजनांदगांव बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का भी है, तो ऐसे में इलीगल शराब बहुत आती है। बीच में केस भी हुआ था, काफी हाईलाइट भी हुआ था राजनांदगांव में। इस चीज को रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? और मैं आप सभी से भी कहूंगा कि आपकी कोई सवाल है तो मैं वो भी लूंगा, पहले फर्स्ट राउंड में कर लेता हूं, फिर आपके कोई मन में कोई सवाल है तो वो भी हम तीनों डिग्निटरी से पूछेंगे। शराब बहुत बड़ी दिक्कत है मैम, खासतौर से अवैध शराब। जिस तरह से आपने अपने प्रश्न में कहा भी कि राजनांदगांव बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का एंट्री पॉइंट है कहना चाहिए, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाएं इससे लगती हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली सप्लाई चेन के माध्यम से एक तरीके से रूट है ये। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंट बेस्ड हमने ऑपरेशंस किए हैं इसमें, और लांजी से ज़्यादातर शराब यहाँ पे आती थी। और चूंकि अब महाराष्ट्र से शराब इसलिए नहीं आने लगी क्योंकि रेट रिलेटिवली सिमिलर हो गए, तो एमपी एकमात्र
स्टेट बचा है जो कि अभी अवेलेबल है जहाँ से शराब आती है, परंतु पिछले दिनों में जितनी भी हमने कार्रवाई की है, लगभग 250 या 300 पेटी शराब हम लोगों ने विभिन्न कार्रवाइयों के तहत मध्य प्रदेश की जब्त की है। और उसमें से आपको बताना चाहेंगे कि वो सप्लाई चेन की शराब थी जो कि कुछ रायपुर, दुर्ग या बस्तर तक जा रही थी, तो उसे भी चोक करने का काम राजनांदगांव पुलिस के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नशे के विरुद्ध लगातार प्रयास होता रहेगा। सर, जब भी कोई अधिकारी नए जिले में जाता है तो नवाचार जरूर करता है। हर आदमी चाहता है कि वो जब इस जिले से जाए तो याद रखा जाए कि उसने ये नया काम शुरू किया था। राजनांदगांव के लिए क्या कुछ नवाचार किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग राजनांदगांव के लोग हैं, जानना भी चाहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि नवाचार जो करें, सबसे पहले तो वो प्रोसेस में नवाचार करना चाहिए कि गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं, उनको हम क्या चीज़ करें कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और कुछ ऐसे नवाचार जो आपके जाने के बाद भी सस्टेन करें। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना। पहले नंबर पे शिक्षा में हमारे जिले में इतना महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद भी पिछले 2-3 सालों में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा था। तो इस बार हम लोगों के ने बच्चों का सिलेबस शुरू से ही ट्रैक किया और हर 15 दिन में बच्चों के एग्जाम लिए और उन एग्जाम्स को दूसरे स्कूलों में भेज के कॉपियां चेक करवाई ताकि हमें सही आकलन हो सके। उसके बाद आखिरी के 2 महीनों में हमने बच्चों से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही एग्जाम में काम आएगा। तो हमें उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी हम लोग नई तकनीक से उन बच्चों को मेहनत कराते रहेंगे। हमने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मातृ, महिला और बच्चे की सुरक्षा, माँ और बच्चे की। उसमें हमने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जितनी भी हमारे यहाँ पे महिलाएं थी, 2000 से ज्यादा ऐसी गर्भवती माताएं हैं जो अलग अलग कारणों से हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। उनकी भविष्य में उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ना हो या MMR मातृत्व मृत्यु दर कम रहे और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहे, उसके लिए हम लोगों ने उनको साप्ताहिक कॉल करवाना शुरू किया जब वो अपनी पहली ट्राई सेमेस्टर में होती हैं। उसके बाद जब उनको 6 महीने होने को होते हैं तो हम लोगों ने उनके घर पे मितानिन्स को डेली भेजना शुरू किया। और हमारा प्रयास है कि जो वर्तमान में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो 100 से भी ज्यादा है महिलाएं प्रति लाख जो गर्भवती होती है जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसको कम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है कि हम उनको पहले 2 डिजिट में लेके आए, फिर उनको 40 से नीचे लेके आए, ये हमारा टारगेट है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर कुछ हम चीज ऐसी कर रहे हैं कि जो यहाँ के लिए हमेशा काम आए। जैसे पानी, हमारे 2 ब्लॉक वाटर डेफिसिट ब्लॉक थे, तो हम लोगों ने पानी संबंधित कंजर्वेशन के अभियान चलाए और अभी हम लोग स्वयं सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से एक इनोवेटिव यूज चला रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें वो बनाए जो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हो। ऐसा प्रयास जारी है जो आने वाले कुछ महीनों में धरातल पे दिखेगा। सर, हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, डीएफओ साहब, चाय पे बहुत विश्वास करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पत्रकार को एक चाय मिल जाए किसी के साथ, तो चाय का एक पीछे का एक रीजन भी रहता है। हमको सिखाया गया कि जब आप चाय किसी अधिकारी के साथ पीते हैं तो 10 मिनट चाय की चुस्कियां जब तक, उतनी देर में कोई ना कोई खबर आपको मिल जाती है। यहाँ तो अर्जुन छाल की चाय आप पिलवा रहे हैं, सुना है मैंने। हम लोग चाहेंगे कि जितनी टीम हमारी रायपुर से आई है, निश्चित तौर पर वो पीने का सौभाग्य हम लोग को मिले। क्या कुछ कंसेप्ट है सर इसके पीछे? मेरा उत्तराखंड के नैनीताल जिले की शांत वादियों में बसा है एक चमत्कारी धाम, छोटा कैलाश। जी हां, भीमताल के पास पिनरो गांव की ऊंची पहाड़ियों पर है भोलेनाथ का ये दिव्य मंदिर, जहां हर साल सावन और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं शिव पार्वती विवाह के बाद महादेव ने यहीं विश्राम किया था। कुछ मान्यताएं तो ये भी कहती हैं कि यहीं बैठकर शिव ने राम रावण युद्ध देखा था।
भक्त दो अलग अलग रास्तों से तय करते हैं ये 35 से 40 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा और फिर 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। लेकिन ऊपर पहुंचते ही हर थकान, हर चिंता दूर हो जाती है। खुले आसमान के नीचे विराजमान शिवलिंग और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ आंखों को ही नहीं, आत्मा को भी गहन शांति से भर देता है। यहां से दिखाई देता है हल्द्वानी शहर का अद्भुत नजारा, जहां महसूस होती है शिव की उपस्थिति हर सांस में, हर कण में। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव में स्थित भीम कुंड। ये वो जगह है जहां पानी में रहस्य है, गहराइयों में रोमांच है और हर बूंद में अध्यात्म। भीम कुंड को रहस्यमयी शक्तियों और चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा से धरती पर प्रहार कर इस जल स्रोत को प्रकट कर दिया। वैज्ञानिक इस कुंड की गहराई का पता नहीं लगा पाए हैं। कई बार स्कूबा डाइवर्स चलिए कि उस चौक में कोई गलत चीजें नहीं हो सकती। विजिबल पुलिसिंग आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि अब शहर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हर आदमी के साथ आप कनेक्ट कर पाए पॉसिबल है नहीं। विजिबल पुलिसिंग काफी बेहतर मुझे राजनांदगांव में दिखी। कल भी शाम को मैं घूमा, काफी रात में भी यहां पर रखा। क्या बेहतर मानते हैं, क्योंकि विजिबल पुलिसिंग होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात इसके लिए और बेहतर प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं? डेफिनेटली विजिबल पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग और फील्ड पुलिसिंग ये आधार स्तंभ है पुलिसिंग के। और क्योंकि सारे अधिकारी आते हैं और जाते हैं, पर ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पूरा ही पुलिस प्रशासन हमेशा से टिका हुआ है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य है परित्राणाय साधुनाम और उसके आगे विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो सही हैं और जो अच्छे हैं उनमें भी पुलिस का भय होना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं उनमें पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए और उनके समर्पण का एहसास भी होना चाहिए, जो कि विजिबल पुलिसिंग के माध्यम से आता है। और जो बदमाश एलिमेंट है उनमें डर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हम दे सके तो ही वो बेहतर पुलिसिंग के रूप में आएगा। और जैसा आपने कहा, तो राजनांदगांव में लगातार सभी अधिकारी और कर्मचारी टू द एक्सटेंट ऑफ कांस्टेबलरी से लेकर के ऊपर अधिकारी तक सभी ये प्रयास करते हैं कि विभिन्न पेट्रोलिंग के माध्यम से, बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, चेकिंग अभियान के माध्यम से ये डर और विश्वास दोनों साइमल्टेनियसली जनता में बना रहे। सर, छत्तीसगढ़ में अभी उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कई जिलों में दिक्कत होना शुरू हो गई। खासतौर से बेमित्रा का मैं जिक्र करूंगा। वाटर लेवल बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। बेंगलुरु का हमने हाल देखा है कि किस तरह से अब वर्क फ्रॉम होम हो गया है और खाने पीने की छोड़िए, नहाने तक के लिए पानी खरीदना पड़ता है। कुछ दिन पहले भिलाई से एक खबर आई थी कि यहाँ के एक मेडिकल कॉलेज ने छुट्टी दे दी छात्रों को क्योंकि हॉस्टल में पानी की कमी है। राजनांदगांव में भी जल संवर्धन के लिए और जल संरक्षण के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। देखिए, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं पानी से संबंधित, कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने पीने के लिए वो तालाबों और नदियों में से पानी पी लेते थे बिना चिंता किए हुए। फिर एक समय आया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आज हम लोग बोतलों में से पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। अगर आज भी हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के भविष्य में पानी की कैप्सूल मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर अभी प्रयास नहीं किया तो रिजल्ट्स किस तरफ होंगे, ये चीजें देखते ही बनती है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को एक दिमाग में मिजनोमर रहता है। मिजनोमर मीन्स हम लोग को लगता है कि ये चीज दिखती है तो ऐसा होगा ही। जैसे राजनांदगांव में शिवनाथ नदी है, बहुत बड़ी नदी है, महानदी का बेसिन है, तो यहाँ पे पानी की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम उस पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो भरे हुए नदी का शहर भी पानी के डेफिसिट में चला जाएगा। और ये सच्चाई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में हमारा जो 2 ब्लॉक्स थे वो क्रिटिकल कैटेगरी में जा चुके थे 3 साल पहले। हमारा राजनांदगांव ब्लॉक जहां पे शिवनाथ नदी है वहां पर भी 80% से ज्यादा ही पानी ग्राउंड से हम निकालते हैं। इसका मतलब पानी का होना और पानी का सुरक्षित होना बराबर नहीं है।
तो इसी दिशा में तत्कालीन कलेक्टर ने, सीओ जिला पंचायत ने पानी को बचाने का अभियान शुरू किया और हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे जिले में मिशन जल रक्षा के नाम से चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या प्रयास किए, पहले तो हम लोगों ने साइंटिफिक जो मैप थे हमारे, उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखा कि कहाँ पहाड़ी है, कहाँ गहराई है, तो पानी का नेचुरल बेस नीचे कहाँ जाता होगा, और जहां पे पानी आके ठहरता होगा वहां पे हमने रिचार्ज बोरवेल बनाए। जहां से ऊपर पानी आ रहा है, पहाड़ों जहां हिली एरिया है, वहां पे हम लोगों ने कंटूर ट्रेंचेज बनवाए कि वहां का पानी और मिट्टी कटे कम। तो इस तरह की साइंटिफिक पद्धति को अपना के पानी का बचाव करने का अभियान किया। दूसरी चीज क्या है कि हमने पानी बचा तो लिया, लेकिन अगर हम धान जैसे ग्रीष्मकालीन धान लगाएंगे तो बचा हुआ पानी कोई काम का नहीं है। क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 एकड़ का पानी जितना धान का खेत उपयोग करता है, उतने में उस गांव के पूरे लोग पूरे साल भर पानी पी सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम गर्मी में धान की जगह दूसरी फसल लगाएं जैसे मक्का है, उससे उपज भी ज्यादा होती है और आपको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और आपका पानी भी बच जाता है। तो इस तरीके से साइंटिफिक रूप से, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज थी वो था समाज। अधिकारी लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देके चले जाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को सफल होना है तो लोग जब तक उसको नहीं अपनाएंगे तो वो चीज एक योजना बन के रह जाएगी। और पानी के क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तो लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और मैंने देखा यहाँ पे 10,000 से ज्यादा समूह हैं, उनकी 1,03,000 से ज्यादा महिलाओं ने गांव गांव जाके नर और नीर और नारी यात्रा की, और एक अलग ही परिवर्तन हमें देखने को मिला। और पिछले सालों के प्रयासों को माननीय राष्ट्रपति जी ने, उन्होंने सम्मानित भी किया, और उस सम्मान से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में लोगों के लिए वो पानी यहाँ सुरक्षित रहेगा। डीएफओ साहब, एक बहुत सीनियर आईएफएस अधिकारी थे, उनका कहना था कि जंगल कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई इंसान लगा नहीं सकता, जंगल बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। हम केवल पेड़ लगा सकते हैं, जंगल नहीं बसा सकते। पेड़ लगते हैं, हर साल लगते हैं, इतने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से ज्यादा पेड़ लग गए। राजनांदगांव में भी ग्रीनरी की कमी काफी कुछ मुझे दिखी, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? अगर वन क्षेत्र की बात करें तो हम नॉर्मली सिल्वीकल्चरल वर्क्स जो हैं हर साल करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि फॉरेस्ट का क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए। उसी के अंदर हमने इस साल एक इनिशिएटिव लिया है। वैसे तो वृक्षारोपण होता ही है, जैसे हमारे बिगड़े वनों का सुधार एक योजना है, जिसमें जो खाली क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण इस तरह के काम किए जाते हैं। अभी राजनांदगांव में पास में एक डुंडेरा करके एक स्थान है, वहाँ पे एक चट्टानी पहाड़ी सी है, उस पहाड़ी में 7,000 पौधे लगाए गए हैं, जो पिछले साल लगाए गए थे आज की स्थिति में 8 से 10 फीट के हो गए हैं। पर अगर ओवरऑल फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें एक अभी इस साल इनिशिएटिव लिया है हमने, बीज बोआई का काम हमने डाला है। फॉरेस्ट का जनरल हेल्थ हम जनरली जो लोग बाहर से देखते हैं वो देखते हैं कितने पेड़ हैं उसको देखते हैं, बट उसमें अंडर स्टोरी कितनी है, रीजनरेशन कितनी है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहती है। पौधा लगाना एक तरीका है पेड़ लगाने का, दूसरा एक तरीका है जो बीज पेड़ से गिरता है वो प्राकृतिक रूप से अंकुरित हो और उससे बढ़े। तीसरा हमने उसके बीच का एक मध्य मार्ग प्रयास किया है, जिसमें हमने मिट्टी में उपचार करने के बाद बीज बोआई का काम किया है, और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे एक बीज जो गिरता है वो वर्षा ऋतु के बाद में 3 से 5 इंच तक ग्रो कर जाता है, जो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है, और हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद 8 से 12 इंच तक ग्रो कर गया है, मतलब डबल ग्रोथ किया है एक वर्षा ऋतु के अंदर। और उससे ये फर्क पड़ेगा भविष्य के अंदर, जो अंडर स्टोरी है, रीजनरेशन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी फॉरेस्ट एरिया में। ये चीज़ हमने लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया गया है बीज बुआई का काम। अगर इसमें 50% पौधे भी जीवित रहते हैं तो आप मान लीजिए 500 हेक्टेयर वृक्षारोपण के बराबर का कार्य किया गया है। ये सब चीज़ हमने जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एरिया है उसमें किया है। मैम, एक संवाद करके एक चलित थाना मैंने सुना, अच्छा कंसेप्ट है बहुत, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? चूंकि
इसके पहले इस प्रकार की योजना और पहले भी मैंने देखी है, बट इसका उद्देश्य क्या लग रहा है? क्या इससे फायदा मिला? चलित थाना संवाद जिसका नाम आपने दिया। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संवाद नाम से एक मुहिम चलाई गई और इसके पहले इस मुहिम को खैरागढ़ और सक्ती में भी चलाया गया था। अभी ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे भी हमने उसको प्रयास किया है। इसमें हमने रोस्टर बना करके थाना क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव हैं उसे रोस्टर के माध्यम से लिखा है ताकि प्रत्येक दिवस में कोई ना कोई गांव को हम टारगेट करें और इसे हमने 2 वे प्रोसेस बनाने का प्रयास किया है क्योंकि जनरली केवल एक ही पक्ष जिसको ज़रूरत होती वही पुलिस के पास आ पाता है, पर पुलिस जनता के पास कभी नहीं जा पाती। परंतु अगर हमें इंटेलिजेंस चाहिए, अगर हमें सूचना चाहिए या हमें ये समझना है कि किस गांव में क्या परेशानी, क्योंकि प्रत्येक गांव की परेशानियां अलग अलग हैं, तो ये जानने के लिए उन तक जाना पड़ेगा और इसके द्वारा हमने एक प्रयास किया है कि हम गाँव-गाँव तक जाएँ। साथ ही इसमें हमने 2-3 चीज़ों को और ऐड किया है। जिस तरीके से आपका पहला प्रश्न था जिसमें आपने पूछा था नशे के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में, तो अभी जैसे हम सभी देखते हैं 17, 18, 19, 20 इस साल के बच्चे नशे में ज़्यादा पड़ते हैं, चाकूबाजी की घटनाएं वो बेहद अधिक करते हैं। तो इसमें प्रत्येक गांव में और मोहल्लों में जाके उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने सूचना ले करके की है ताकि हम उन बच्चों पे भी निगरानी रखें। साथ ही हमने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी अप्रोच किया और ऐसे बच्चों के बारे में सूचना हासिल की है और इसके माध्यम से काफ़ी अच्छे परिणाम हमको मिले हैं शांति व्यवस्था कायम करने में, साथ ही नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने में। जो उनकी समस्या थी, जुआ था, अगर कभी सट्टा था या आबकारी के विरुद्ध कोई शिकायत थी तो वो हमको सूचना मिली और उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की गई थी, तो इसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। करेक्ट सर, किसी भी जिले के आगे बढ़ने के 2 चीजें बहुत बेसिक होती हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में जरूर बताएंगे, क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ के बच्चों के लिए? देखिए, वैसे तो मैं थोड़ा सा बता चुका हूं पहले शिक्षा का, लेकिन अभी हमारा शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चा 1ली से 12वीं क्लास तक जब पढ़ता है तो लगभग हर साल 2.5 महीने की छुट्टी उसकी रहती है स्कूल की। अगर हम 12 साल के 2.5 महीने को कैलकुलेट करें तो ये लगभग 30 महीने उसके जीवन काल में जितना वो पढ़ता है उसके 30 महीने, यानी कि वो 2.5 साल पढ़ता ही नहीं है। इतनी छुट्टियां रहती हैं जिसमें मॉनिटरिंग की कमी रहती है। तो हम लोग इस चीज को कवर अप कर रहे हैं कि जो हमारी क्लासेज हैं, जो बोर्ड की क्लासेज हैं, 8वीं से ऊपर की जो हमारी क्लासेज हैं, उनमें हम अप्रैल से ही अब उन लोग को क्लास के लिए स्पेशल बैच बना के शुरू करवाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं वहां पे एक इशू ये रहता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि 5वीं क्लास का बच्चा और वो 1ली क्लास की किताब उसको पढ़नी नहीं आती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिक लर्निंग जो है उसका कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो बच्चों को हम लोग पढ़ना और बोलना सिखाते हैं, छोटी क्लास के बच्चों को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे राज्य में इस साल पूरे राज्य में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं अर्ली क्लासेज में, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो बच्चे आगे की क्लासेज में आएंगे तो वो इम्प्रूव होगा। दूसरा, हम लोगों ने एक प्राइवेट संस्था जो महाराष्ट्र में और इसी राज्य के 4-5 अन्य जिलों में बहुत अच्छा काम कर चुकी है, उनके साथ मिलके बच्चों के जो एग्जाम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि जिस चीज को नाप लिया जाता है उसको ठीक भी कर लिया जाता है। अगर हमने ये नाप लिया कि हमारे बच्चे किस चीज में कमजोर हैं, उनके क्या चीजें कमजोर हैं, तो हम उनको ठीक कर पाएंगे। और ये हमने पिछले 7-8 महीने में देखा कि ऑनलाइन बच्चों के एक बेस तैयार होता रहता है, हमें पता चलता रहता है कि वो बच्चे किस तरह का प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनके बच्चों के साथ, पालकों के साथ मिलके हम उनका प्लानिंग करते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेज उनकी लगवाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम रहने वाला है। यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, दिल्ली में पढ़ रहे हो, कहीं भी, जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे तो अगर हम बच्चों की उस सिलेबस के और प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे तो किसी भी भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंड कर पाएंगे। और मैं पालकों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, आप भी घर पे बच्चों को मोटिवेट करें। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया है, पढ़ाई का कोना, कि घर में जाएं तो बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड कोना रहे जहां पे उनको पता रहे कि यहाँ पे आके मुझे पढ़ना है, ये मेरी टेबल और चेयर है या ये मेरा कोना है, यहाँ पे मैं डेली पढ़ने का कुछ समय दूंगा या दे रहा हूं। हेल्थ के क्षेत्र में
सबसे बेसिक इशू ये रहता है कि किसी भी आप जगह जाएंगे, हर आदमी आपको सीरियस कंडीशन में देख के रेफर करना शुरू कर देता है। तो हम लोग उस चीज को कम करने के लिए इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन डॉक्टर किस तरह के केसेस को अननेसेसरी रेफर कर रहे हैं, और अगर वो उनको अननेसेसरी रेफर कर रहे हैं प्राइवेट जगह में या फिर किसी हायर अस्पताल में, तो हम उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो जरूरतें हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की या पैसों की, वो हम वहीं पे उपलब्ध कराएंगे। शासन में पैसों की और चीजों की कोई कमी नहीं है। अगर हम लोग अपना इंटेंशन और मोटिवेशन ठीक रखें तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करेंगे, और जो इस तरह के अपने काम में लापरवाही करेगा उन पे हम लोग कार्रवाइयां भी करेंगे। और हमने कुछ समय पहले अपने हॉस्पिटल में भी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस किए। हमने अपने सिविल सर्जन को चेंज किया है और बहुत दूसरे लोगों को मोटिवेट भी किया है जो अच्छे काम कर रहे हैं। उद्योग काफी कुछ कम है सर। एक सवाल और आपसे लूंगा, इंडस्ट्री आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री जब तक आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ का यूथ बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, दूसरे रायपुर जाने की कोशिश वो करता है, क्योंकि राजनांदगांव में बहुत ज्यादा उसके पास कोई काम करने के साधन नहीं। इंडस्ट्री आना बहुत जरूरी है राजनांदगांव में। देखिए साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में अभी ये SCR रीजन का हिस्सा है, स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली साइड NCR है। तो अभी यहाँ पे गेल इंडिया ने 10,000 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसमें लगभग 3 से 4,000 लोगों के जॉब के अवसर पैदा होंगे। हमारा जो घुमका और पटेवा क्षेत्र है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सिटी का टेंडर जारी हो गया है। वहां पर भी बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री आ रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे कल्याणी इस्पात अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वहां पर भी उद्योग के क्षेत्र हैं। और एबिस ग्रुप खुद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ग्रामीण महिलाओं को और किसानों को जोड़ रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा पिछले 5 साल में हमारे बच्चों को ITI में और पॉलिटेक्निक में किस तरह के कोर्सेज दिए गए, इस तरह के कोर्सेज दिए गए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी इस 5 साल में। तो हमने सभी उद्योगों की बैठक ली है और आने वाले 5 साल में क्या उनको जरूरतें हैं, उनके हिसाब से हम अपने बच्चों की लाइवलीहुड कॉलेज में और दूसरी जगह पे ट्रेनिंग करवाएंगे। और हमने उन लोगों को बोला है कि आप लोग एक एक संस्थान को गोद भी ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक हो गया, आपका ITI हो गया, आपका लाइवलीहुड हो गया, और वहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए और अपने यहाँ पे जॉब पे रखिए। क्योंकि उद्योग तो आए, लेकिन उद्योग ने यहां से लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनका कहना है कि हमें स्किल के हिसाब से लोग नहीं मिले। अब आपका एक जो सवाल है भविष्य के अवसर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क एरिया पे सिचुएटेड है। कैलकाटा से मुंबई जो रेलवे लाइन है और जो नेशनल हाईवे है, वो दोनों यहां से होके गुजरते हैं। तो यहां से गैस पाइपलाइन भी जारी है। तो भविष्य में इनलैंड पोर्ट जो है या कंटेनर्स हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ पे आ सकती हैं। और मेरा पूरा विश्वास है वो आएंगे भी, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप चेक करेंगे तो पोल्यूशन इंडेक्स राजनांदगांव का सबसे कम है। ये यहाँ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहां पे आके लोग रहना पसंद करेंगे और अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाना पसंद करेंगे जो पोल्यूटिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि भविष्य के अवसर बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में हमें बहुत सारी अच्छी चीज देखने को मिलेंगी। आयुष सर, लास्ट सवाल मैं ले रहा हूं। होम स्टे पॉलिसी सरकार लेकर आई है, यहां पर भी बहुत संभावनाएं मुझे दिखती हैं। दंतेवाड़ा में मैं गया था एक बार, मुझे बहुत खुशी हुई। एक नदी के किनारे रात में मैं रुका, छोटा सा एक कमरा था, वहां भी मैं रुका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ग्रामीणों की आजीविका का एक साधन बन जाता है। राजनांदगांव में भी क्या ऐसी कोई जगह है जहां डेवलप की जानी चाहिए? डेफिनेटली राजनांदगांव में भी डेवलप की जानी चाहिए, और ये सब जनरली वन क्षेत्र के पास के जगहों पे होता है। आप डोंगरगढ़ और बाग नदी क्षेत्र में बोलेंगे, वहाँ पे बहुत स्कोप है। अभी हमने स्टार्टिंग में कैंपिंग और उससे स्टार्ट किया है, बट उसके साथ आगे पाइपलाइन में वो चीज़ भी है। ट्रैकिंग और ये सब चीज़ एक साथ क्लब होके हैंड इन हैंड ही चलती हैं। और अगर बस्तर में देखेंगे ये चीज़ थोड़ा पहले शुरू हो चुकी है, इसलिए होम स्टेज और डेवलप्ड है। मैं आखिरी सवाल लूंगा। मैं राजनांदगांव में हर दिन अखबार में चाकूबाजी, शाम को चाकू, सुबह चाकू पड़ गया, रात में चाकूबाजों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि चाकूबाजी ऐसी घटनाएं थी जो एक समय रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर आदमी अनसेफ है, किसी को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी किसी से टकरा जाएगी, आपको बात नहीं करना है, बात अब करें, पता चला सामने वाले ने चाकू मार दिया।
क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए? सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि वो बीते दिनों की बात थी। अभी जिस तरीके के आंकड़े राजनांदगांव में सामने आए हैं, उसमें विगत 4 महीनों में अगर हम गंभीर चाकूबाजी की कोई घटना देखें तो मात्र ऐसी 4 ही घटनाएं अभी तक हुई हैं। और जो गंभीर घटना हीनस क्राइम्स, अगर हम मर्डर्स भी देखें तो 62% का डिक्लाइन है मर्डर्स में भी, ये फिगर कहते हैं। तो अब ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलती और इसका मुख्य रीज़न यही रहा है कि पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग पे फोकस किया है। जितने भी लड़के जो पूर्व में चाकूबाजी के प्रकरणों में रहे हैं या अभी जो एडोलेसेंट एज में है, जो वो उस क्राइम को कर सकते हैं और नशे की प्रवृत्ति में, तो इन तीनों लड़कों पे उस तरीके से प्रहार किया गया है और उन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। तो थोड़ा सा प्रश्न में तब्दीली करना पड़ेगा। अब वो ऐसी स्थिति राजनांदगांव में नहीं है। आगे नहीं हो इसकी भी गारंटी, क्योंकि लोग यहाँ पर बैठे, इनको गारंटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम अपना 100% और उससे अधिक जितना होगा पूरा संपूर्ण देंगे और विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। थैंक यू। मैं इस पैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मंच के नीचे आ जाएं। स्कूल शिक्षा मंत्री आ चुके हैं, गजेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे।